नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वयं को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार, अपने आस पड़ोस सबको स्वस्थ रखेंगे, रख भी रहे होंगे और इसके माध्यम से देश को स्वस्थ रखने और आगे बढ़ने में अपना योगदान भी सुनिश्चित कर रहे होंगे। पिछले 5 क्लासों के माध्यम से हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को पढ़ा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम के लिए, 2021 के एग्जाम के लिए और आगे भी 2022 के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका जो टर्म है वो 2025 तक लागू करने का प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये अभियान अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। भारत को अर्थव्यवस्था के, भारत के विकास को लेकर के, जो भारत को विश्व गुरु बनने के रूप में आगे प्रमाणित करेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, चाहे वो प्री के हिसाब से हो, किसी भी एग्जाम को लेकर के जो 2020-21 में होने वाले हैं, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस के चारों पेपर को मिला करके किसी भी सेगमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में जितने भी योजनाएं कवर की गई हैं, वो योजना पूरी की पूरी जितने भी हमारे जीएस के चारों पेपर हैं, इन चारों पेपरों से संबंध रखती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेगमेंट है अपने आप में आत्मनिर्भर भारत। और चौथा, इंटरव्यू में भी आपसे आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एक प्रशासक बनेंगे और प्रशासक बनने के लेकर के किस प्रकार आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए आपके स्थानीय लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, उसको लेकर के आत्मनिर्भर भारत में कौन सी योजना की गई है, उसके प्रो कॉन्स क्या हैं, इस पर बात की जानी चाहिए और की भी जाएगी। और हमने अपने पिछले लेक्चर में किया भी ये सारी चीजों को लेकर के। तो इस हिसाब से जो आत्मनिर्भर भारत तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके इंटरव्यू, एस्से और मेंस के आंसर को लिखने के लिए ये जरूरी है कि आप इसके हर एस्पेक्ट को समझें, इसमें दिए गए हर एक टर्मिनोलॉजी को समझें, इसमें दिए गए हर एक परिवर्तन, हर एक सुधार, हर एक नई योजना क्रियान्वयन के उद्देश्य को समझें, उससे होने वाले ग्रामीण सेक्टर्स या उद्योग सेक्टर्स या विद्युत सेक्टर या कोयला सेक्टर या बुनियादी ढांचा सेक्टर, हर सेक्टर में क्या परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तनों की क्या सकारात्मक भूमिका निकल के आएगी, उस परिवर्तन को लेकर के किस किस चीजों की ओर डिमांड भारत में होगी, मानव संसाधन को मानव पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स अपनाए जाएंगे, उन सारे मुद्दों पे आपका एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही इन योजनाओं के रूप में जो नए टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिन नए आर्थिक शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है, जिन पुराने आर्थिक कॉन्सेप्टों का उल्लेख किया गया है, इन सब पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने अपने FCQ मॉडल, यानी कि फैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन के मॉडल के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत के फैक्ट वाले पोर्शन को कुल 5 सेगमेंट में क्लियर किए थे। आज की जो क्लास है वो क्लास उन 5 सेगमेंट में जितनी भी क्लासेस चली हैं उनको समराइज करके एक क्लास के रूप में मैं यहाँ लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक क्लास के समराइज करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आप क्विक रिवीजन के हिसाब से प्री के या मेंस या के एग्जाम के पहले इस चीज को आप देख सकें। डिटेल में पढ़ने के बाद, पहले आपको वहां डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप क्विक रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज आप पढ़िए पूरी डिटेल में, उसकी समरी आपके पास एक पेज में जरूर होनी चाहिए, ताकि क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम के 2 घंटा पहले भी आप उसको उठा करके देख सके। तो आइए हम एक बार समरी के रूप में पढ़ते हैं। इस समरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, जो 5 क्लासेस हमने पढ़ी थी उनका समरी किया है। दूसरी बात हमने इसमें किया है कि 5 घोषणाओं में वित्त मंत्रालय ने किसके लिए कितना पैसा जनरेट किया है, कितना पैसा फंड जारी किया है, इसका भी एक ढांचा हमने आपको दिया है। और ये चूंकि आंकड़ों का खेल है, इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों को देख करके एक चीज आपको ये अंदाजा लग जाएगा किस सेगमेंट को सबसे अधिक फंडिंग की गई है, किस सेगमेंट को प्राथमिकता में रखा गया है। और पीसीएस या जितने भी और छोटे लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी है, इन सारे एग्जामों में कई बार आंकड़ों पे आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस हिसाब से भी इन आंकड़ों को देखना जरूरी है। तो इनको भी हम देखेंगे, फिर दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या हमने बात की थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। हमारी जो होगी वो आत्मनिर्भर भारत अभियान का सारांश होगा। इस पे हमारी 5 क्लासेस पिछले हो चुकी हैं। आप पूरी डिटेल क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ।
विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर जा करके आप वहाँ पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं केवल समरी क्लास के रूप में इसको समझाऊंगा, क्योंकि रिवीजन के लिए इसको पढ़ के निकल जाऊंगा। तो हमारा आज का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत अभियान सारांश, इसको हम देखेंगे। सारांश में जो पहला है पीएम का अभिभाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 5 बातों को अपने अभिभाषण में आत्मनिर्भर भारत के लिए बताई थी। जैसे पहला था कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत को लेकर। दूसरी बात की गई थी, उन्होंने वो कहा था घोषणा में अपने कि इकोनॉमी हमारी कैसी होगी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए नहीं होगी, बाकी क्वांटम ग्रोथ लिए हुए इकोनॉमी की हम बात करेंगे, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरी बात उन्होंने किया था लोकल से वोकल की तरफ, अर्थात लोकल को खरीदना, उसका प्रचार करना और प्रचार करते हुए लोकल की मांग को विश्व स्तर पर फैलाना और लोकल को ग्लोबलाइज बना देना। तीसरी जो बात थी उन्होंने जो कहा था उसमें लोकल से वोकल, और चौथी जो बात थी, 5वीं बातों में जो चौथी बात थी वो थी कि कुछ नीतिगत पहलुएं थी, कुछ नीतिगत समस्याएं थी जिनको दूर करने को लेकर के भी उन्होंने बात की थी। और इन नीतिगत समस्याओं को उन्होंने कुल 4 एल प्रकार की समस्याएं दिया था, जिसमें पहला एल का मतलब है लैंड, यानी कि लैंड की समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने बताया कि लैंड की समस्या को दूर करने के लिए सहकारी भूमि बैंक बनाया जाएगा, या बैंकों के माध्यम से इसका अधिग्रहण करके निजी जो भी बेकार पड़ी जमीनें हैं उनको उद्योगों को अधिकृत किया जाएगा। दूसरी जो एल प्रकार की समस्या है वो लेबर यानी कि श्रम की समस्या। तो श्रम की जटिलता को दूर करने के लिए या इसके तहत जो भी भाई भतीजावाद या जो भी पुरानी सदियों पर आधारित कानून है, जो भी कानून जटिलता है उनको दूर करने की बात की गई है। तीसरा जो है लिक्विडिटी, एल का मतलब है लिक्विडिटी, तरलता, यानी कि मार्केट को चलाने के लिए मांग और पूर्ति का जो चक्र बना रहे, इसलिए मार्केट में तरलता को बनाए रखने के लिए किसानों गरीबों के हाथों तक पैसे को पहुंचाने की बात की गई है। चौथी जो एल प्रकार की समस्या और लॉ की, यानी कि कंपनी कानून या कानूनी व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल के साथ उनका सहयोग करें। 5वीं बात में उन्होंने कुल 5 पिलर्स की बात की थी जिनके आधार पर आत्मनिर्भर भारत के ढांचे को खड़ा किया जाना है। उसमें पहला जो पिलर था वो था क्वांटम ग्रोथ वाली इकोनॉमी का विकास किया जाएगा जो चतुर्दिक विकास लिए हुए हो। दूसरा था आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत को संबल प्रदान करने वाले बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। और तीसरा था कि ऐसे सिस्टम का विकास किया जाएगा जो आधुनिक विश्व में आधुनिक भारत के निर्माण हेतु और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाले भारत के लिए आधुनिक ढांचे, आधुनिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से डिजाइन किए गए सिस्टम को आगे बढ़ा रहा हो, ऐसे सिस्टम का हम विकास करेंगे। डेमोग्राफिक, जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब है अधिकतर जनसंख्या का या अधिकतर मानव संसाधनों का युवा होना। तो भारत विश्व का युवा राष्ट्र है, जहां इसकी आधे से अधिक जनसंख्या क्या है, युवा है। तो इस युवा जनसंख्या को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़े संसाधन के रूप में उपयोग करने हेतु इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और मानव पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स होंगे, इनको लेकर के भी यहाँ पिलर्स के रूप में बात की गई है, जिसकी घोषणाएं वित्त मंत्रालय के द्वारा आगे की जाएंगी। 5वीं बात थी कि डिमांड। किसी भी इकोनॉमी के लिए मांग और पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई के चक्र का चलते रहना बहुत ही आवश्यक है। इस चक्कर में किसी भी प्रकार के रुकावट होने पे इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो डाउनफॉल होने लगता है। तो ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मार्केट में मांग को बनाए रखे जाए। तो मार्केट में मांग को कैसे बनाए रखा जाएगा, इसको लेकर के भी आगे घोषणा में वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी प्रावधान किए जाएंगे। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल 5 प्रकार की बातें घोषणाएं की गई थी और इसको आगे कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय को अधिकृत किया गया था। तो वित्त मंत्रालय ने आगे क्या किया उसको हम आगे फिर देखते हैं। तो पीएम अभिभाषण के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी कुल 5 किस्तों की घोषणा की गई है। तो पहले हम देखेंगे कि उन 5 किस्तों में आंकड़ों का खेल क्या है, किस किस्त को कितना पैसा जारी किया गया। तो पहले किस्त में जो घोषित राशि है उसके हिसाब से MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यवसाय में आपातकालीन सुविधा के लिए कुल कर्ज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दूसरा, MSME के लिए कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज का प्रावधान किया गया। और तीसरा, MSME के लिए फंड ऑफ फंड के आधार पे 50,000 करोड़ रुपए का फंड का भी प्रावधान किया गया। अगला है व्यवसाय और श्रमिकों के लिए EPF सहायता हेतु 2800 करोड़ रुपए, EPF दरों में कमी करके 6,750 करोड़ रुपए और NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और MFI के लिए विशेष तरलता योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए और ABFC
MFI की देनदारियों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना स्कीम 2 के तहत कुल 45,000 करोड़ रुपए और डिस्कशन के लिए तरलता योजना के तहत कुल 90,000 करोड़ रुपए और साथ ही कुल TDS और TCS की जो दरों में कटौती की गई है उसको लेकर के कुल 50,000 करोड़ रुपए की। इस प्रकार जो पहली किस्त थी वो पहली किस्त 5,94,550 करोड़ रुपए की जारी की गई। इस प्रकार जो हमने पहला लेक्चर देखा था उसमें हमने कहा था कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपया जारी किया गया पहली किस्त में, तो वो 6 लाख करोड़ रुपया लगभग इतना ही था। 5,94,550 करोड़ रुपए जारी किए गए पहले किस्त में वित्त मंत्रालय के द्वारा। इनका पूरा डिटेल हम पिछले 5 क्लास में दे चुके हैं, तो हम यहाँ केवल नाम देख के निकलेंगे, आगे हम इनका सूक्ष्म डिस्कशन करेंगे। दूसरी किस्त में उन्होंने दूसरी किस्त जो थी कुल 11 उपायों को लेकर थी, उसमें कुल 5 सेक्टरों को फोकस किया गया था। उनमें कितने पैसे जारी किए गए, तो आप देखिए प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति है तो कुल 3500 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुद्रा शिशु लोन देने के लिए ब्याज पर अनुदान के रूप में कुल 1500 करोड़ रुपए जारी किए गए। स्ट्रीट वेंडरों के लिए विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु और हाउसिंग तथा CLSS MIG मकान मध्यम वर्ग को देने के लिए कुल 75,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। नाबार्ड के माध्यम से कृषि सेक्टर में आपातकालीन लोन प्रोवाइड करने के लिए कुल 30,000 करोड़ रुपए जारी किए गए और अतिरिक्त ऋण द्वारा KCC के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए। इस प्रकार आप देखेंगे जो दूसरी किस्त है उसमें कुल 3,10,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय के द्वारा इन सेक्टरों में जारी किए गए। इसी प्रकार तीसरी किस्त अगर आप देखेंगे तो तीसरी किस्त में भी कुल 8 योजनाओं के हिसाब से कुल पैसे जारी किए गए और तीसरी किस्त में आप देखेंगे तो पहला फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था, बाकी 11,000 करोड़ रुपए उनके अलग काम के लिए था। दूसरा कुल सीड्स ऑपरेशन ग्रीन को बढ़ा करके पहले टॉप से टोटल कर दिया गया, उसके लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए। कृषि में बुनियादी ढांचा विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड बनाया गया। पशुपालन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर के 1,500 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी संरचना कोष फंड बनाया गया, 15,000 करोड़ रुपए का। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपए की बात की गई और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इसमें महिला सशक्तिकरण का भी एक विषय शामिल है, कुल 500 करोड़ रुपया का जारी किया गया। इस प्रकार तीसरी किस्त में कुल 1,50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसी प्रकार आप देखेंगे चौथी और पांचवी किस्त में 2 बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया। उसमें पहला था BGF यानी कि वायबिलिटी गैप फंड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में या अदर क्षेत्रों में पैसा को लेकर के 8100 करोड़ रुपया जारी किया गया और मनरेगा को बजट से अलग प्रावधानित करने के लिए, मनरेगा में खर्च के पैसों को अधिक बढ़ाने के लिए बजट के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। इस प्रकार जो चौथी और पांचवी किस्त थी उनको मिला के कुल 48,100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। इसके पहले RBI के द्वारा भी कुछ राहत पैकेज जारी किए गए हैं और पहली किस्त में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ग्रांट के अलावा PM केयर फंड से भी कुछ पैसे जारी किए गए। तो उनको अगर हम समराइज करेंगे तो देखेंगे कि पहली घोषणा में कुल 5,91,550 करोड़ रुपए जारी किए गए, दूसरी घोषणा में 3,10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, तीसरे घोषणा में 1,50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, चौथे और पांचवी घोषणा में 48,100 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए। PM केयर फंड के द्वारा भी 1,92,800 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें कुछ पैसे प्रवासियों के लिए था, कुछ पैसों राज्य सरकारों में कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए जारी किया गया PM केयर फंड से। तो इस प्रकार PM केयर फंड से कुल 1,92,800 करोड़ रुपए जारी किए गए और RBI द्वारा पहले ही राहत पैकेज के रूप में 8,01,603 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुल ग्रांट प्लस PM केयर फंड प्लस RBI द्वारा अगर कुल जारी किए गए राहत पैकेज को मिलाया जाए तो यह राहत पैकेज 20,97,053 करोड़ रुपए के करीब होता है। और इस प्रकार आप देखेंगे यह जो राशि है आत्मनिर्भर भारत के लिए जारी की गई है, पूरी राशि भारत के कुल GDP का लगभग 10% है। इस प्रकार एक बहुत बड़े मात्रा में GDP के अधिक मात्रा में राहत पैकेज जारी करने वाले राष्ट्र में भारत 5वें नंबर पे है, जो अपने कुल GDP का लगभग 10%
यानी कि 20,97,053 करोड़ रुपया उसने राहत पैकेज के रूप में जारी करके भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधानित किया गया है। इस प्रकार हमने आंकड़ों का खेल देख लिया। अब हम पिछले 5 क्लासों में जो लेक्चर थे, उन लेक्चर में हमने देखा था किस सेगमेंट में कितना किस किस योजनाओं को शामिल किया गया था, उनका एक समरी हम यहाँ देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं पिछले 5 क्लासों का समरी, जिसको हमने नाम दिया है वित्त मंत्रालय की घोषणाओं में प्राथमिकता वाले क्षेत्र। पहले हमने नाम दिया था क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए आंकड़ों का खेल। कुल 5 घोषणाएं वित्त मंत्रालय द्वारा की गई लगातार 5 दिनों में, तो हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, उसका हम समरी के लिए देंगे। जो पहली घोषणा थी उसमें कुल 9 सेक्टर पे फोकस किया गया, और 9 सेक्टरों को फोकस करके आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या प्रावधान किए गए उसमें देखिए। पहला सेक्टर जो था वो MSME सेक्टर था, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों का लिए प्रावधान किए गए। उसमें जो पहली बात की गई, उनकी परिभाषाओं में परिवर्तन कर दिया गया। पहले परिभाषा निवेश आधारित थी, अब परिभाषा को टर्नओवर आधारित परिभाषा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। दूसरा क्या किया गया कि विदाउट कोलेट्रल, यानी कि किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना उनको 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उनको कर्ज देने के लिए। अर्थात इस प्रकार के कर्ज की गारंटी कौन लेगा, सरकार की होगी। दूसरी बात है फंड ऑफ फंड का गठन। फंड ऑफ फंड का गठन यानी कि फंड को सपोर्ट करने के लिए एक अलग अतिरिक्त फंड का गठन किया गया है, जिसकी कुल राशि कितनी है, 50,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार MSE सेक्टर को लेकर के कुल 3 प्रावधान किए गए थे। दूसरा NBFC सेक्टर को प्राथमिकता में रखा गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो सेंटर्स हैं उनकी बात की गई, और इनके लिए कुल 2 योजना चलाई गई। बड़ी फाइनेंस NBFC कंपनियों के लिए कुल स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च किया गया, जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और छोटी NBFC या हाउसिंग प्राइवेट कंपनियों के लिए कुल आंशिक लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च किया गया, जिसके लिए कुल जो है 45,000 करोड़ रुपए ग्रांट जारी किए गए। तीसरा था PF फंड से, प्रोविडेंट फंड से जुड़ा प्रावधान था। इसमें क्या किया गया कि PF की जो दर है वो 12% से घटा करके कितनी कर दी गई है, 10% कर दी गई है। चौथा जो सेक्टर है वो था टैक्स संबंधी सेक्टर। इसमें जो पहला काम किया गया वो ये किया गया कि TDS और TCS की दरों में 25 अंक का कटौती की गई। और दूसरी बात यह है कि जो आयकर रिटर्न की जो डेट थी, उस आयकर रिटर्न की डेट को बढ़ा करके अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2020 कर दी गई। इसी प्रकार कुछ प्रावधान प्रत्यक्ष करों को लेकर के किया गया था। जो प्रत्यक्ष करों को जमा करने की डेट 31 मार्च थी, उनको 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई, और आगे भी 2021 के लिए भी उन चीज़ों को बढ़ा दिया गया। पांचवा जो सेक्टर था, निर्माण संबंधी सेक्टर था। वहां हमने देखा था कि रेरा के तहत 6 महीने का छूट दी गई है जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनको। अगला सेक्टर था डिस्कासम को। डिस्कासम किनको बोलते हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको डिस्कासम बोलते हैं। तो डिस्काम कंपनियों से संबंधित प्रावधान यह किया गया था कि उनके लिए कुल 90,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसका इस्तेमाल वो बिजली प्रोडक्शन, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को, ट्रांसमिशन करने वाली कंपनियों को दे करके अपने कर्ज का भुगतान करेंगी, और ये पैसा केवल इसी काम के लिए खर्च किया जाना है और किसी काम के लिए नहीं। सातवां हमने देखा था सेक्टर कि PM केयर फंड से भी पैसे रिलीज किए गए थे, और वो पैसे 2 बड़े सेक्टरों के लिए, पहला प्रवासी मजदूरों की सहायता के लेकर के, और दूसरा राज्यों में कोविड स्पेशल हॉस्पिटल खोलने को लेकर के PM केयर फंड से भी पैसे जारी किए गए थे। तीसरा था लोकल से वोकल, यानी कि लोकल का प्रचार करने और उस लोकल को खरीदने, उसका प्रचार करने के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थानीयता को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भरता के चरण को आगे बढ़ाने हेतु भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और दूसरा कारोबारियों हेतु जो लागू की गई योजना थी विवाद से विश्वास से हेतु, इस योजना की जो अंतिम तिथि है उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार हमने देखा था कि किस प्रकार पहली योजना में कुल 9 सेक्टरों का फोकस किया गया था। इसकी पूरी डिटेल हमारे आप पिछले क्लास लेक्चर में जाके दे सकते हैं। यहाँ हम केवल डिस्कशन करते हुए निकलेंगे, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। दूसरा है, दूसरी घोषणा में कुल 5 क्षेत्रों हेतु 9 योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें पहला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र था वह क्षेत्र था प्रवासी श्रमिकों हेतु घोषणाएं। प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुल 3 योजनाएं घोषित की गई। पहला कि कार्डलेस भोजन उनको मिलेगा, यानी कि बिना किसी राशन कार्ड के, बिना किसी वैलिड ID प्रूफ के सभी श्रमिकों को 2 माह तक, प्रवासी श्रमिकों को 2 माह तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। दूसरा क्या था, 1 नेशन 1 राशन कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाना है। और तीसरा था कि श्रमिकों को
सस्ते किराए के मकान उपलब्ध कराने हेतु आवास निर्माण योजनाएं भी संचालित की जाएंगी। दूसरा जो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर था दूसरी घोषणा में, वो था मुद्रा योजना से संबंधित प्रावधान। मुद्रा योजना से संबंधित कुल 2 प्रावधान किए गए। पहला, शिशु मुद्रा लोन लेने वालों को अगर अपना लोन वो उचित समय पर चुकाते हैं अच्छे तरीके से, तो 12 महीने तक के लिए 2% ब्याज पर छूट दी जाएगी। और दूसरा, स्ट्रीट वेंडर से हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तीसरा, दूसरी घोषणा का जो तीसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है वो था छोटे एवं सीमांत किसानों से संबंधित। इसमें कुल 2 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान ये किया गया कि किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से एक आपातकालीन अतिरिक्त फंड की गठन किया गया 30,000 करोड़ रुपए से। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी के तहत लाया जाएगा, और इसमें इन किसानों को लाया जाएगा जो स्वयं आगे चल के आएंगे। लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया था, हमने देखा था पिछली क्लास में, कि जो मत्स्य पालन है और जो पशुपालक हैं उन सभी को इस योजना के तहत शामिल किया गया था। चौथा जो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर था दूसरी घोषणा का, वो ये था कि मध्यम वर्ग हेतु आवास संबंधी योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो CLSY क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत जो MIG मकान प्रदान किए जाने की योजना 2017 में चालू की गई थी, वो 31 मार्च 2020 को कंप्लीट हो गई। लेकिन कोरोना काल में प्रावधान ये किया गया कि मध्यम वर्ग को मकान देने के लेकर के इस योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और इसको लेकर के कुल 70,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पांचवी और जो अंतिम प्राथमिकता वाला क्षेत्र था दूसरी घोषणा का, वो यह था कि जनजातियों हेतु रोजगार संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। इसके माध्यम से जो कैंपा फंड है, कैंपा फंड के माध्यम से क्षतिपूर्ति वनीकरण के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने हेतु और रोजगार को बढ़ाने हेतु योजनाएं संचालित की जाएंगी, और इनके माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाएगा, जिनका लाभ जनजातीय या आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दूसरी घोषणाओं में कुल 5 क्षेत्रों के लिए इस प्रकार कुल 11 योजनाओं को संचालित किया गया था। इसी प्रकार हम देखेंगे जो वित्त मंत्रालय की तीसरी घोषणा थी, उसमें कुल 8 सेक्टरों के लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए, क्षमता निर्माण करने के लिए और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कुल 11 उपाय किए गए। इन 11 उपायों के माध्यम से इन 8 सेक्टरों को आत्मनिर्भर भारत के लिए खोलने के प्रावधान किए गए। इसमें पहला सेक्टर है कृषि क्षेत्र हेतु प्रावधान। इसमें कुल 4 मुख्य प्रावधान किए गए। पहला, APMC एक्ट में सुधार किया गया, अर्थात अब APMC एक्ट यानी कि राज्य मंडी के जगह पे केंद्रीय मंडी को स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार किया गया। इसके तहत कुछ प्रतिबंधित खाद्य वस्तुओं यानी कि खाद्य तेल, आलू, प्याज, इन सब को प्रतिबंधन के सूची से बाहर निकाला गया, अर्थात इनको निवेश के लिए अब ये आकर्षित क्षेत्र होंगे। तीसरा जो काम किया गया वो ये किया गया कि कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन संबंधी प्रावधान किया गया। चौथा, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना विकास कोष का भी गठन किया गया। दूसरा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र था तीसरी घोषणा का, वो था खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित। इसमें जो नारा दिया गया वो नारा दिया गया लोकल से वोकल, वोकल से ग्लोबल, अर्थात लोकल को खरीदिए, उसका प्रचार करिए और उसके प्रचार के माध्यम से उसको ग्लोबलाइज करिए, जिससे लोकल जो है वो ग्लोबल मार्केट को पकड़ सके और इस तरह विश्व जो है भारत के आयात पे निर्भरता को बढ़ा सके, यानी कि भारत एक बड़ा निर्यात क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सके विश्व के लिए, और भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपने स्थानीय प्रोडक्ट के आधार पे ग्लोबल मार्केट में अपने स्थान को बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के स्तर को और ऊंचा बना सके। इसको लेकर के क्लस्टर आधारित विकास पर जोर दिया गया। क्लस्टर आधारित विकास का मतलब होता है क्षेत्र आधारित विकास, यानी कि जिस क्षेत्र में जो चीज प्राथमिकता में है, जो क्षेत्र जिस चीज के उत्पादन के सर्वाधिक उचित है, उस क्षेत्र में उसी चीज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना। तीसरा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र था इस तीसरी घोषणा का, वो था मत्स्य क्षेत्र से संबंधित उपाय। इसको पीएम संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए मत्स्य क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास को लेकर के दिया गया और 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और एक्वाकल्चर गतिविधि को दिया गया। चौथी जो बड़ी घोषणा इस क्षेत्र में की गई थी वो हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसमें कहा गया कि गंगा के किनारे किनारे कुछ 25 लाख एकड़ रकबे में
हर्बल की खेती की जाएगी। पांचवा जो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर था इस तीसरी घोषणा का, वो था मधुमक्खी पालन। इसको भी लेकर के कुल 500 करोड़ रुपए जारी किए गए। और छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर था इस तीसरी घोषणा का, वो था पशुपालन संबंधी। इसमें कुल 2 प्रावधान किए गए। पहला, टीकाकरण हेतु जो प्रावधान किया गया वो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और दूसरा, पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का भी गठन किया। अगला जो अंतिम प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर था, तीसरी घोषणा था, वो था ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार। इसके तहत ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया गया और अब इसको टॉप से टोटल की संकल्पना के आधारित विस्तारित किया गया। टॉप का मतलब है टोमेटो, अनियन और पोटैटो, यानी कि टमाटर, आलू, प्याज से इसको बढ़ा करके सभी फलों सब्जियों तक विस्तारित कर दिया गया है। अर्थात अब ऑपरेशन ग्रीन के तहत संचालित किए गए सभी प्रकार के छूट इन सारे टोटल को मिलेगा। चलिए तो इस चौथी घोषणा के तहत कुल 8 सेक्टरों को देसी कंपनियों के लिए खोलने हेतु कुल 11 उपाय किए गए हैं। इसमें कुल 8 सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें पहला है कोयला क्षेत्र संबंधी उपाय। कोयला क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया करते हुए इसको देसी कंपनियों को खोलने के लिए कुल 3 उपाय किए गए, जिसमें पहला है कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश, यानी कि पहले जो कंपनियां थी वे सेल्फ उपयोग के लिए कोयला खरीद सकती थी। अब नीलामी के तहत कोई भी कंपनी कोयला खरीद सकती है और उसको किसी भी कंपनी को अपनी मर्जी के हिसाब से बेच सकती है। दूसरा, कोयला क्षेत्र में विविध अवसर को सृजित करना। और तीसरा, कोयला क्षेत्र में उदारवादी व्यवस्था को लागू करना, जिसमें CIL के तहत कुछ ग्रांट जारी किया गया है कोयला क्षेत्र में बुनियादी संरचना के विकास को लेकर के। और गैस आधारित कोयला यानी कि कोल ब्लेड मेथेन को लेकर के भी उदारवादी चरण को अपनाया गया है। दूसरा, खनिज क्षेत्र संबंधी कुछ प्रावधान। तो खनिज क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने हेतु कुल 2 उपाय किए गए हैं। इसमें पहला है खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना और दूसरा, खनिज क्षेत्र में कुछ नीतिगत सुधार किए गए हैं जिसके तहत निजी सेक्टर को खनिज क्षेत्र के आवंटन में सुविधाएं प्रदान करते हुए इनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है चौथी घोषणा का, वो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित। तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपाय है वो यह है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो इसके तहत कुल 2 उपाय किए गए। पहला, रक्षा क्षेत्र में उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अर्थात मेक इन इंडिया को पूरी तरीके से इस क्षेत्र में लागू करना और निजी सेक्टर को भी अब उन सेक्टरों तक पहुंच सुनिश्चित करना जहां इसरो के द्वारा पहले उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया था, या रक्षा क्षेत्र के द्वारा रक्षा उत्पादन कमेटी के द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई उसमें यह किया गया कि रक्षा क्षेत्र में कुछ नीतिगत सुधार किए गए और इस नीतिगत सुधार के माध्यम से अब स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटेड रूट से किए जाने वाले निवेश की जो अधिकतम सीमा 49% थी उसको घटा करके अब कितना कर दिया गया, उसको 49% को बढ़ा करके, घटा करके नहीं 49% को बढ़ा करके अब कर दिया गया है 74%। चौथा जो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर था इस घोषणा का, वो था नागरिक उड्डयन क्षेत्र संबंधी उपाय। इसमें कुल 3 उपाय किए गए। पहला, नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयर स्पेस प्रबंधन, अर्थात नागरिक उड्डयन को नागरिकों के लिए और सस्ता बनाने के लिए इसमें 10,000 करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया गया। इसी तरह PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत अभी फर्स्ट और सेकंड चरण में कुल 12 हवाई अड्डों का निजीकरण किया गया है। अब PPP के माध्यम से तीसरे चरण में 6 और हवाई अड्डों को विश्व स्तरीय बनाए जाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। तीसरी जो बात की गई है नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उपाय को लेकर के, वह की गई है कि विमानन के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार यानी कि MRO के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, इसको लेकर के भी बात इसमें की गई है। इस प्रकार जो 5वां सबसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है चौथी घोषणा का, वो है विद्युत क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। इसमें कुल 2 उपाय किए गए हैं। पहला उपाय टैरिफ संबंधी उपाय है, जिसमें कहा गया है कि क्रॉस सब्सिडी में सुधार किया जाएगा, सब्सिडी हेतु DBT का माध्यम का प्रयोग किया जाएगा और तीसरा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे अब हर जगह। यानी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मतलब होता है कि पहले पैसा पेड करिए, जितना आप पैसा पेड करेंगे उतनी बिजली आप उपभोग कर सकेंगे। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण उपाय किया गया कि अब केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली का जो वितरण है उसका पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया गया है।
छठा जो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर है चौथी घोषणा का, वो है परमाणु ऊर्जा संबंधी प्रावधान। परमाणु ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों को भी निजी क्षेत्र के खोलने के लिए कुल 2 प्रावधान इसमें किए गए। पहला, पीपीपी मॉडल पर चिकित्सीय आइसोटोप का विकास करने हेतु अनुसंधान रिएक्टरों की स्थापना की जानी है। दूसरा, स्टार्टअप को आत्मनिर्भर भारत के लिए अधिक गतिशील बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटरों यानी कि उष्मण संयंत्रों का भी विकास किया जाना सुनिश्चित किया गया है परमाणु ऊर्जा संबंधी प्रावधान के तहत। सातवां जो प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर है चौथी घोषणा का, वह है अंतरिक्ष से संबंधित प्रावधान। मतलब अब अंतरिक्ष क्षेत्र को भी निजीकरण के लिए खोले जाने का प्रावधान किया गया है और इसके तहत मेक इन इंडिया प्रावधान को इसमें पूरी तरीके से लागू किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आठवीं और अंतिम बात जो चौथी घोषणा की है वो यह है कि सामाजिक और संरचना विकास संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं और इसको लेकर के एक कोष का गठन किया गया है सामाजिक बुनियादी ढांचा विकास को लेकर के, और उसकी जो कुल राशि जारी की गई है वो 81,00,000 करोड़ रुपए जारी किया गया, यानी कि 8100 करोड़ रुपए, 8100 करोड़ रुपए जारी किया गया है। पांचवी जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण घोषणा है वित्त मंत्रालय की, उसके तहत कुल 8 सेक्टरों में सुधार की बात की गई है। जैसे पहला सेक्टर है मनरेगा संबंधी प्रावधान। मनरेगा के तहत पहले से ही 60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अब मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है, अर्थात अब मनरेगा में खर्च की जाने वाली जो कुल राशि है वो 1 लाख करोड़ रुपया हो गया है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी अपितु मनरेगा के तहत जॉब प्राप्त करने से श्रमिकों किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है पांचवी घोषणा का, वह है स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। इसके तहत जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई वह की गई कि अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य संबंधी कल्याण योजनाओं को चलाने वाले केंद्र हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो यह है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो लैब हैं उनका निर्माण किया जाएगा, उनके नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा और इनकी उचित निगरानी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा है इस क्षेत्र का वह है शिक्षा संबंधी प्रावधान। इसके तहत कुल 5 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला है पीएमई विद्याधन योजना। इस योजना के तहत स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और इसके लिए स्कूली शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए कुल 12 चैनल बनाए गए हैं, हर क्लास के लिए एक चैनल होगा और इसकी जो एक्सेस होगी वो 24/7 होगी। दूसरा, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए दीक्षा पोर्टल को और सशक्त बनाया जाना है। दीक्षा पोर्टल टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने और अपने बीच यानी टीचरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर के दीक्षा पोर्टल का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तीसरा, मनोदर्पण योजना के तहत मानसिक और भावनात्मक रूप से टीचर, स्टूडेंट और परिवार को एक साथ लाने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। चौथा, साल 2025 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 5 में सीखने, समझने और परिणाम देने में सक्षम हो सके, इसको लेकर के राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो दिसंबर 2020 से संचालित किए जाने के लिए प्रावधानित किया गया है। इतना ही नहीं, दिव्यांग जनों हेतु भी अलग से कंटेंट तैयार करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको भी समानता के अधिकार के तहत शिक्षा प्राप्त हो सके और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी कंटेंट डेवलप किया जाएगा उस कंटेंट को डेवलप करने को लेकर के अधिकृत जो संस्था है वो एनसीईआरटी को अधिकृत बनाया गया इस क्षेत्र को लेकर के। पांचवी घोषणा की जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आईबीसी यानी कि दिवालिया कानून संहिता से भी संबंधित प्रावधान किया गया है और इसमें 2 परिवर्तन किए गए हैं, 2 सुधार किए गए हैं। पहला कि अब 1 लाख रुपए तक के कर्ज की सीमा को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है, अर्थात अब दिवालिया संहिता के तहत 1 करोड़ रुपए या इससे ऊपर के कर्ज को ही लिया जाएगा। दूसरा, अगले 1 साल तक कोई न्यू आईबीसी नहीं लाई जाएगी और इस दौरान कोरोना काल में किसी भी प्रकार के कर्ज के डिफॉल्ट घोषित करने के प्रावधान को लेकर के उसके लिए नियम बनाने को लेकर के एक अध्यादेश पारित किया जाएगा और उस अध्यादेश के माध्यम से इन सारे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी जाएगी और केंद्र सरकार तय करेगी इसके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा, क्या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
पांचवी घोषणा की जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कंपनी अधिनियम के तहत की गई चूक से राहत। यानी कि अब कंपनी अधिनियम के तहत कोई भी पहले कंपनी अधिनियम के तहत कोई भी आप मामूली सी चूक, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक होती थी तो उसको अपराधीकरण की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है। अब मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जैसे CSR फाइल करने में गड़बड़ी हो जाना, या आम सभा की बैठक बुलाने में देरी हो जाना, या बोर्ड के समय जानकारी देने में कुछ कमी हो जाने को जहां पहले अपराधीकरण घोषित किया गया था, अब उनको अपराध की सीमा से बाहर कर दिया गया है। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण बात रही जो पांचवी घोषणा की, वो रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी प्रावधान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सूचकांक है जिसको वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें यह देखा जाता है कि किस देश में व्यवसाय को लेकर के कितनी सुगमता है। इसके तहत जो प्रावधान किया गया वह किया गया कि अब भारतीय सार्वजनिक कंपनियां भी स्वीकृत विदेशी बाजारों में प्रत्यक्ष सूचीबद्ध हो सकेंगी। इसके तहत भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। सातवां और जो महत्वपूर्ण सेक्टर रहा पांचवी घोषणा का, वो यह रहा कि नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि अब हर सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा, अर्थात हर सेक्टर में अब सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका को धीरे धीरे घटाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ निजी क्षेत्र की भूमिका को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार इसमें और प्रावधान किया गया कि सामरिक क्षेत्र में कम से कम एक सेक्टर जो होगा वो सार्वजनिक क्षेत्र का होगा, लेकिन निजी क्षेत्रों को भी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 जो है कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की होंगी। बाकी सारे क्षेत्रों को या तो निजीकरण कर दिया जाएगा या विलय के माध्यम से उनका हस्तांतरण किया जाएगा या होल्डिंग कंपनी के रूप में उनको स्थापित किया जाएगा। आठवीं और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण घोषणा रही पांचवी घोषणा का, वो ये रही कि राज्य सरकारों को सहायता का प्रावधान किया गया और ये कहा गया, ये माना गया कि इस कोरोना काल में लगभग हर राज्य की अर्थव्यवस्था में 90% की कमी आई है, गिरावट आई है। तो राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और फिर से उनको पटरी पर लाने के लिए इसमें सुधार किया गया कि अगले एक साल यानी कि 2020-21 के लिए राज्य अपनी कुल GDP का 5% तक कर्ज या उधार ले सकेंगे। पहले यह सीमा 3% थी। तो इस प्रकार हमने देखा, पिछले 5 क्लासों में हमने इनकी डिटेल में चर्चा की थी पूरे की। आज की क्लास केवल समराइज के रूप में थी, सारांश के रूप में थी, जिसको हम क्विक रिवीजन के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में पिछले 5 क्लासों के पूरे सीरीज का समरी देख लिया है। आज हमने अपने इस छोटी सी क्लास में पिछले 5 क्लासों की समरी को देखा और इसके माध्यम से हम क्विक रिवीजन की प्रक्रिया में आगे बढ़े। अब अगली क्लास जो होगी वो आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन की क्लास होगी, उसको हम आगे देखेंगे। अभी तक जितना आपने देखा है उस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिए। और आजकल न्यूज़ में हर जगह इसको लेकर के आर्टिकल्स निकल रहे हैं, उनको करने की कोशिश करिए। काटो फिर से। तो आज की क्लास में हमने, अपनी छोटी सी क्लास में हमने पिछले 5 क्लासों को सारांश को देखा और ये इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्विक रिवीजन के माध्यम से क्विक रिवीजन करके आप चीज़ों को समराइज कर सकेंगे। इसी तरह आप अपने नोट्स को भी करिएगा। जो भी लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं या जो भी कोई क्लास मिस हो गई है उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं, उसका डिटेल में भी आपको दूंगा। पूरी क्लास में फुल डिस्कस की गई है। आज की क्लास में हमने केवल सारांश को बताया है, इसलिए ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पिछली क्लास को कर चुके हैं। तो आप वहां से देखिए, फिर इसको क्लास को समराइज करिए और फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे निरंतर बढ़ते रहिए, आप सफल होइए, जीवन में निरंतर अपनी प्रसिद्धि पाते रहिए। यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपके हर मनोकामना की पूर्ति और अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही मेरा ईश्वर से अनुरोध है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी भूमि IAS पर। भूमि में B कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा, BHOOMI। IAS का पूरा कैपिटल में होगा। तो भूमि IAS टेलीग्राम चैनल पर आप हमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान को लेकर के। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7827188599,
27188599 पर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, हमारे पुराने लेक्चर को देखने को लेकर के और वहाँ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने को लेकर के आप हमें संपर्क कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। तो विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ यूट्यूब चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से हमारी पिछली क्लासों को देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।